अनिल ठाकुर सर हमारे बीच हैं, के.एन. पांडे सर हैं। बहुत दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो में नाटक आप देखते रहे हैं और अब भी रंगमंच से आपका जो लगाव है ये दीप प्रज्वलन। चाहूंगी बस जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक अच्छी शाम, एक अच्छी कोशिश हमारे सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की, और इस कोशिश के गवाह बन रहे हैं हम और आप। कला और संस्कृति के.एन. पांडे सर, ये दीप प्रज्वलन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस सांस्कृतिक विरासत को दूर तक ले जाएगी। इस सभागार में यकीनन वो तमाम लोग उपस्थित हैं जो कला को सहेजने वाले और कला के प्रेमी हैं। हमारी संस्कृति न सिर्फ हमारे देश बल्कि देश की देरी लाकर विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। कला के विविध आयाम हमेशा अपने आप में कुछ खूबियां लेकर रहते हैं। कला का हर आयाम भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त सा माध्यम होता है और इसमें नाट्य विधा सबसे सशक्त मानी जाती है, क्योंकि पात्र कलाकार हर पात्र को जीवंत करते हैं, उसे कहने जीते हैं। नाट्य उत्सव 2 दिवसीय समृद्ध से सांस्कृतिक विरासत सदियों शताब्दियों से नाटक के माध्यम से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की जो भारतीय परंपरा रही है उसे आगे बढ़ाते हुए, उसे सहेजते हुए हम आज पुनः इस ऑड्रे हाउस के सभागार में एकत्रित हुए हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ निदेशक महोदय और तमाम अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कला संस्कृति के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति कहीं न कहीं उस समाज के ताने बाने को बयां करती है जिस समाज में हम रहते हैं, और समाज के इसी ताने बाने को की सशक्त अभिव्यक्ति होती है नाट्य विधा। नाटक सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होते बल्कि समाज के काल विशेष की परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को बयां करती है। जब रचनाकार इस समाज को बहुत गहरे जीता है, उसे गहरे महसूस करता है, तब इस समाज के सच को उसकी लेखनी बयां करती है और समाज के इसी सच से रूबरू कराता ये 2 दिवसीय नाट्य उत्सव, जिसमें आज पहली प्रस्तुति है घरौंदा। अपने घर के लिए जूझते सुदीप और छाया के संघर्ष की कहानी। गांव की पगडंडियों को पार करते हुए सुदीप शहर की चकाचौंध में आखिर एक नौकरी पा ही लेता है। उसी ऑफिस में छाया से उसकी मुलाकात होती है जो उसकी सहकर्मी होती है। दोनों जिंदगी को साथ निभाने की शपथ लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में आगे बढ़े, इससे पहले उनकी ख्वाहिश होती है कि खुद का एक घरौंदा हो और इसी घरौंदे की चाहत में संघर्षों का लंबा दौर चलता है, लेकिन उम्मीदों की सहारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ईश्वर को इन दोनों की जीवन कथा के समानांतर एक और कथा लिखनी थी। तभी तो छाया का बॉस मोदी छाया में अपनी मृत पत्नी को देखता है और उसे पूछता है और एक दिन छाया से वह विवाह का प्रस्ताव रखता है। यज्ञ बॉस की तरफ से आया प्रस्ताव और सुदीप से छाया का बेइंतहा प्यार उसे जीवन के दुराहे पर ला खड़ा करता है। अपने घरौंदे की चाहत में सुदीप और छाया एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसकी कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते। जीवन के इन्हीं झंझावातों को बयां करता नाटक घरौंदा। लेखक है डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक शिवलाल सागर का, और प्रस्तुति है झारखंड सांस्कृतिक मंच की। तो ये मंच अब मैं समर्पित कर रही हूँ झारखंड सांस्कृतिक मंच को। आइए देखते हैं नाटक घरौंदा। मंच की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबको जोहार। अभी मैं झारखंड सांस्कृतिक विभाग को धन्यवाद कहूँगा, आभारी रहूँगा कि उन्होंने आज एक नाटक मंचन करने का हमें आदेश कहूँगा या आग्रह कहूँगा।
उन्होंने दिया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। परंतु एक आग्रह और करूँगा कि रंगमंच को आप लोग जैसे कला के हिताकांक्षी जिस ढंग से आज इसका प्रचार प्रसार में भी मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान मैं देने के लिए आग्रह करूंगा कि नाटकों के लिए एक मंच थोड़ा सा और सुविधाजनक हो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि नाटक खेलने के लिए ये खेल है और खेलने के लिए जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए एक मैदान होता है और उस मैदान के ऊपर बहुत खर्च किया जाता है। तो नाटक हम खेलते हैं तो उस खेल के हिसाब से हमें वो मैदान दिया जाए। मैं ये आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के, ये आप लोगों के हाथ में है, ये मेहरबानी होगी। क्योंकि शहर के गणमान्य जितने कलाकार हैं जिन्हें देख के हम लोगों ने सीखा है, उनसे भी आग्रह है कि इस विषय को लेकर थोड़ा सा बात करें, बहुत कुछ नहीं। और आपके सामने आज जो नाटक हम लेके आए हैं, ये नाटक बिल्कुल जीवन के साथ इसका जुड़ाव है। आशा है कुछ नए छात्रों को लेके, मैं हमेशा नए नए बच्चों को लेके नाटक करता रहता हूँ, कुछ नाटकों में अभिनय भी करता रहता हूँ। तो जो भी हो, खामियों को आप नज़रअंदाज करके नाटक को उपभोग करेंगे, ये मैं आग्रह करूँगा। और जो भी खामियां त्रुटियां हो, बेझिझक उससे हमें अवगत जरूर कराएंगे, ताकि हम आगे जब झारखंड से बाहर जाएं तो जैसे केदार जी, कमल जी, अनिल भाई, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें हम लोगों ने देखा है, उनके नाटकों को देखकर सीखा है। तो सबसे मेरा आग्रह है और पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है कि एकदम समीक्षा, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने घर में थोड़ा मायूस हो जाए, पर बाहर जब नाटक लेके जाएंगे तो उसमें सुधार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नाटक प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यहाँ वो माइक को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, वरना हम तैयार थे। जो धन्यवाद करती हूँ श्री शिवलाल सागर जी का। और अब आइए, प्रस्तुत है नाटक घरौंदा, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक शिवलाल सागर जी का। और आज इस नाटक की प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं झारखंड सांस्कृतिक मंच के कलाकार। रात में और दोपहर में
जी आप उन्हीं से बात करना सम बिजनेस मैटर प्लीज होल्ड ऑन कोई केजरीवाल हेलो केजरीवाल हाउ आर यू क्या कहा गुड न्यूज अच्छा अच्छा यानी सीधे 50 लाख का फायदा अरे यार मैंने तो वैसे ही टेंडर भिजवा दिया था रियली आई वाज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट केवल भाग्य की बात है थैंक यू वेरी मच बहुत लकी साबित हुई हो तुम कुछ दिनों के भीतर ही 50 लाख का फायदा अरे मेरे हिसाब से तो हमें ये टेंडर ही नहीं मिलना चाहिए था बहुत ऊंचे रेट मांगे थे हमने लेकिन तुम्हारे पैर पड़ते ही ये तो केवल कोइंसिडेंस की बात है अब ना हम ही मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस ही तो याद है 15 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरह के काम उस वक्त मैंने नया कारोबार शुरू किया था एक और महत्वाकांक्षा थी कारोबार बढ़ाने की और दूसरी ओर कमी पैसों की और इसी बीच मेरी शादी हो गई और सनलाइज कर गए और शादी के ठीक तीसरे दिन बिल्कुल इसी तरह का एक फोन आया लाखों रुपए का फायदा अब कॉन्फिडेंस बार आते हैं तो इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ तो मेरी तुलना हर बात में सरला से क्यों करते हैं क्या मुझमें कुछ भी अलग नजर नहीं आता अरे तुलना करने पर मजबूर हो जाता Will you believe me? पूरे कमरे को तुमने ठीक उसी तरह सजाया है जैसे कि सरला में वही गुलाबी पर्दे फर्नीचर फ्लावर पॉट सब कुछ बिल्कुल वैसा ही फिर वही तुलना अच्छा बाबा नहीं करूंगा तुलना अच्छा मैं जरा एक मीटिंग चलवाता लेकिन आज तो संडे है आज भी अरे नाराज हो गई कल सत्ती तो जरूर डाले लेकिन शाम को तैयार है कहीं घूमने चलेंगे वैसे कब तक लौटेंगे यही कोई जितनी जल्दी हो सके उतनी बाय दीवाने शहर में
अगर कोई लड़की लेकर आता है तो दूसरा बाहर रहता है, इसे तो ओवर टाइम करता है। किसी की शादी नहीं हुई है, शादी क्यों नहीं कर लेते ये लोग? क्या शादी और बीवी को रखेंगे कहाँ? 2 लाख से कम पगड़ी नहीं, 25 लाख से कम ओनरशिप का कोई फ्लैट लेता नहीं, और किराए पर कोई मकान देना नहीं चाहता। ठंडवा तो समझते हैं लेकिन इस तरह से मायूस होकर काम कैसे चलेगा? सुदीप, क्यों ना हम लोग हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर दें? थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू करें, और बचा बचा कर कितना बचा पाओगे हर महीने? लॉज वाला ही महीने के 5,000 रुपए रख देता है, और खाने का अलग। अगर पैसे ना देगी तो बुढ़िया मर जाएगी भूखी। बचाना शुरू करें। पर साल भर हो गया, अपना कोई ठिकाना नहीं। क्या अपना कभी कोई घर नहीं होगा सुदीप? लेकिन घर हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है तुम्हारी ये लोअर मिडिल क्लास मेंटेलिटी। वैसे घर को जब चाहो जहाँ चाहो मिल सकता है, यहाँ इस ऑफिस में आओ। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? छी, घर होने से पहले ही तुमसे हर 10-15 दिनों में एक आध किसी सस्ते से होटल में, किसी बगीचे की झाड़ियों में। नहीं सुदीप, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो बस मकान की हिम्मत वाला करो। इसी तरह शहर में हजारों बिल्डिंगें बनेगी और उनमें हमारे लिए जगह नहीं होगी। हम लोग रोज इसी तरह ऑफिस में मिला करेंगे और शाम को लौटते वक्त किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पिएंगे। इधर उधर देखकर धीरे से तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे। और इससे अधिक कुछ हुआ तो किसी सिनेमा हॉल के अंधेरे में मैं अपने करीब खींचूंगा। नसें तनेंगी, खून माथे पर चढ़ेगा और शरीर मांगे। पर नहीं, इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, हमारा बच्चा मां के अभाव नहीं, 4 दीवारी और एक सूनी छत के अभाव में कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। छाया बूढ़े होते रहेंगे हम दोनों। हाँ, होंगे 25 लाख, ना होगा अपना मकान। झोपड़पट्टी तो तुम्हें चाहिए नहीं, पर चौल में रहना नहीं चाहती मैं। नहीं रहना मुझे इस चौल में। 3 पीढ़ियां बीती सड़ी सी चौल में, उस भीड़ में, उस नर्क में। नहीं जानते सुदीप, जब कभी रात को मेरी नींद खुलती तो मेरा शराबी भाई मेरी भाभी के साथ वो जीना छपटी रोते खड़े हो जाते थे मेरे। तो ठीक है छाया, इंतजार करो, अनंत काल तक इंतजार करो और मुझसे भी इंतजार करो। नहीं, नहीं सुदीप, ऐसा नहीं होगा। सुदीप, हम लड़ेंगे ना। हम जैसे ग्रहों ने कभी फ्लैट नहीं मिलेगा सुदीप। हम लड़ेंगे, जूझेंगे, पर लड़ने से पहले ये शिकायत क्यों? महान तरह से कितने पैसे बचा लोगी? अरे 25 लाख कमाने में लग जाएंगे पूरे 30 साल। और तब जानती हो क्या? उसमें मैं रहूंगा 62 का और तुम रहोगी 55 की। बात क्या लगेगी? ये 4 मील की दीवारें, छाती के समानांतर एक सुनी छत, नहीं, सच्ची यात्रा तो यहाँ से शुरू होगी। इसके बाद हम पैसे बचाएंगे टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, फर्नीचर के लिए, कार के लिए, और तब हमारे पास ये सब कुछ होगा। लेकिन नहीं होगा ये घर नहीं। उनके हाथों से हुए आंख की तलाश में छाया। तब जानती हो तुम एक दिन विधवा बनकर मेरी तस्वीर पर माला चढ़ाओगे। नहीं सुदीप, हाँ जी, क्या फिर मैं उस फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पिया करूँ और बैठा बैठा 2050 में 2021 की चुनी का फिल्म देखा। बस और कुछ? हाँ, है ना वो अपना कभी ना होने वाला बच्चा। मेरा मतलब जब हम शादी करके अपने घर में चलेंगे तो किसी दिन हम एक सरकारी अस्पताल में जाएंगे और वहाँ खोज करेंगे किसी लावारिस बच्चे का। आबादी बढ़ने की वजह से एक बच्चे की माँ बनेगी और मैं उसका बाप। उस बच्चे का नाम रखेंगे श्रवण कुमार। बुढ़ापे की लाठी हमें पालेगा और उसी कोशिश में वो भी हो जाएगा। चुप ही रहोगे तुम। छाया, बुढ़ा मान गई। तुम्हें लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा? कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए डिपॉजिट के लिए। इकट्ठा होंगे कभी नहीं होंगे।
समझा है गरीबी के रेगिस्तान में महत्वाकांक्षाओं का कमल खिलाने की खैर से वही होगा जो तुम चाहो। चाय नहीं, सिगरेट नहीं, नो नाटक, नो सिगरेट, खाने में केवल पाव और बड़ा और हाँ अब से हमारे निकाह की केवल 120 फुट के फ्लैट पर तो शहर में रात या दोपहर में आप उतारा पूरे होने लगे हैं तुम्हारे सपने। हाँ मैं ये फर्नीचर, ये सजावट, ये घर सब कुछ बिल्कुल वैसा है, लेकिन गुलाब के फूल क्या तू यही जलीकटी से ला रहा है? नहीं, वो सब तो मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे कितना बड़ा है ये कमरा, ये फर्नीचर, ये सजावट, ये पूरी दुनिया है। वैसे बुरा करना तो एक बात कहूँ, इन कपड़ों में पूरे बैकग्राउंड में तुम्हें देखकर लगता है लेकिन सही जगह और तुम्हें देखकर कोई नहीं कर सकता। ये कब तक तुम्हें मामूली सी क्लब की गर्लफ्रेंड बस डर एक ही बात है। किस बात का? यदि तुम्हारे सोचने के ढंग में कहीं फर्क ना आ जाए वरना मैं तो कहीं नहीं हूँ। और यही बात तुम पर भी लागू होती है। मतलब बताना जरूरी है क्या? नहीं चाहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस प्रकार की आशंका भी तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। छाया तो मैं हाथ खिंचवा दूं? पता नहीं हाथ न जाने क्यों हट जाता है। वैसे तुम्हें मेरे हाथों का स्पर्श कैसा लगा? अपना या पराया? तुम्हारे शब्दों में मतलब बताना जरूरी है। हाँ, सही बात तो यह है कि अब तक सच्चे अर्थ में उसकी पत्नी बनी भी नहीं, केवल औपचारिक साथ फेरे। क्या तो उसने तुम्हारा शरीर पाने की कोशिश करी थी? कोई उदाहरण नहीं दिखाई? मैं तो सोचता था मुझे पुरुष का अनुभव वाले ना सुनी, उसे स्त्री की पूरी जानकारी है, पूरा अनुभव, वो तापलेपन और धीरज दोनों का अर्थ समझता है। उसने तुम्हारा स्पर्श तो किया होगा, किया ना? कैसा लगा तुम्हें? मिर्ची या सजी? मैं हाथ नहीं हटाता। उसे कैसा लगा पता नहीं। जानते हो ना मोदी कभी भी मर सकता है। जानती हूँ, पर जब मेरे साथ होता है जीवित होता है, हंस खुलकर बातें करता है, मुझे अपनी पत्नी मानता है। और तुम मेरे मानने ना मानने से स्थिति बदल जाएगी क्या? आगे बढ़ के सोचा? सोचना क्या है? अरे इतना भी याद नहीं रहता तुम्हें या फिर तुम याद रखना ही नहीं चाहती? साया हेलो, कौन? डॉक्टर बंसल? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी वे बाहर गए हैं, कोई मीटिंग है उनकी।
कोई शराब न छुए, किसी तरह का एक्साइटमेंट नहीं, नॉट इवन सेक्स। पर मेरी भी सुनेंगे डॉक्टर साहब, प्यार की शक्ति, प्यार भरा विरोध। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब, और कोई नई दवा, अच्छा वही पुराना जी, थैंक यू। लो, अब तो डॉक्टर ने भी हमें आसान, अब उसने जो कुछ कहा है तो उसका ठीक उल्टा कर, यानी हर बात एकदम उल्टी। बस सिर्फ एक ही बात सही करनी है, वो है प्यार का विश्वसनीय नाटक। उसमें कोई कसर नहीं है। इतनी जल्दी फैसला कर लेते हो सुदीप? लेकिन फैसला तो हो चुका है ना, अब उन्हें केवल अमल कराना चाहिए। भावनाओं को ताक पर रखकर, संस्कारों का बोझ उतार कर और नैतिकता के माथे पर लात मार कर हर काम सावधानी से किया। यानी दूसरे शब्दों में हत्या? शब्दों के हेरफेर से उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सफलता पर हमारा भविष्य क्या है, हमारा प्यार क्या है। क्या तुम यही कहने के लिए आए थे? नहीं, हाँ, एक काम और। कौन सा? मुझे 7,000 रुपए चाहिए इसी समय। तुमने कैसे मान रहे कि रुपए हैं? और अगर है तो उनका कोई हिसाब नहीं? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें रुपयों से मोह हो गया? वैसे तो यहाँ इतने हैं कि हर कहीं बिखरे पड़े, वो देखो। गलती से ले गए होंगे। तो फिर गलती से मुझे दे दो ना। लगता है वो आ गए। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो मैं ये रुपए ले लूं। हाँ ले लो, और तो पीछे के रास्ते से चुपचाप से चले जाओ। अरे जाते क्यों नहीं? पर हाँ, आ गए हम। मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। अरे गया ही, मन ही नहीं लगता था। अब तो खुश हो। लेकिन काम भी तो उतना ही जरूरी है ना। काम बिल्कुल वही बात, कहने का वही ढंग, शब्द, शरीर, मुद्रा, सब कुछ बिल्कुल वैसा है। छाया, तुम्हारे रूप में मेरी सरदारी वापस आ गई। अब जीने की इच्छा फिर से करवट ले रही है। बहुत कमाया है मैंने, इतना कि कहीं पीढ़ियां खा सके। लेकिन अब मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूं, केवल तुम्हें। मुझे अपना प्यार, अपनी शक्ति दो, जीवन का विश्वास दो छाया। नहीं, अभी नहीं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, आप एक्साइटेड हो रहे हो। चलिए आप आराम करें, बिल्कुल आराम। हाँ, और अब से आप कहीं नहीं जाएंगे, दफ्तर भी नहीं। आपसे जैसा मैं कहूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करो। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, आपकी ही होगा। आप जब चाहे मुझे पा सकते हैं। छाया, तुमसे दूर रहकर मुझे आराम मिल सकता है। शादी से पहले लगा कि मैं अपने आप को रोक दूं, पर अब रोकना ही होगा। अच्छा, तो लगता है कि डॉक्टर ने तुम्हारे कान भर दिए। डॉक्टर का कहना टाल करी तो ये हालत हुई है आपकी। मेरा कहना टाल कर तो देखो, तो जानो। अरे तुम तो ऑर्डिनेंस जारी कर रही हो। चाहे जो समझो, बुरा लगा तो बाद में मना लूंगी, लेकिन अभी वैसे अंदर ही भीतर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? गुस्सा नहीं, प्यार। एक ऐसा प्यार जिसकी जड़ें बहुत गहरे विश्वास में होती है। आज हो चुका हूं मैं। विवाह का प्रस्ताव जब तुमने मान लिया तो बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए कि मुझे मेरी मनचाही पति मिल रही, और डर इसलिए कि तुमने जगदा के मुंह में आके मुझसे शादी के लिए हाथों नहीं उठाए। सब जानते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं, और इसके बावजूद तुम मान गई। फिर भी जाने क्यों शंका का भेद मेरे मन को ढका
अब कम करने का इरादा है। अच्छा, यानी कि सारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आपके पास पहुंच गए। ECG स्टेबलाइज हो गया है। नाउ आई कैन टेक एक्सरसाइज। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। थैंक यू। आपको नहीं तो किसी को, अपनी पत्नी को। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये सब उसी का किया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने भले ही इजाजत दे दी, पर मेरे बंधन जारी रहेंगे। अरे अब तुम्हारे बंधन की परवाह करता कौन है? ये पागलपन ठीक नहीं कि तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी ही हूँ, तो फिर इतनी अजीब क्यों? छाया, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ पूरी तरह। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा हर कहना मानता था, पर अब एक कहना और मान लो, तो उसके बाद कौन सा? आज शाम को मेरे साथ मंदिर चलोगे ना? मंदिर? छाया, वैसे मैं तो कभी मंदिर नहीं गई, और आज तुम कहती हो जरूर चलो। शाम को तैयार है। बाय। और पिछले कई दिनों से नहीं जा रहा हूँ। क्यों? कहीं बाहर गए थे? नहीं। तो सेहत खराब थी? नहीं। तो फिर? यही तुम्हारे बंगले के आसपास मंडराता इसी उम्मीद में कि कब मोदी बाहर निकले और मैं तुझसे इधर क्यों नहीं चले आए? भीतर क्यों नहीं चले आए? और उसे तो तुम्हें कैद करके तो क्या हुआ? अपने पुराने कलीग से तो मिलने आ ही सकते थे ना? क्या कहा? कलीग? यानी अब तुम केवल पुरानी कलीग रहेगी बस, इससे अधिक और कुछ नहीं। मैं तो यहाँ पर क्या बातें करता हूँ? मौसम की, नई पिक्चरों की, अब समाज सुधार की। क्या मुझसे मिलने नहीं अपने आप में? आया। हाँ मिलते थे। और कुछ नहीं तो मुझे देख ही लेते। लगता है तुम अपना उद्देश्य पूरी तरह भूल गई हो और तुमने कुछ किया भी नहीं। मैंने सुना है कि मोदी की सेहत दिन पर
तुमने अब अलग से एक कमरा ले लिया है। शराब के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। हज कपड़े लत्तों का वर्ग ना जाने कितनी बातें। ये सब क्यों है सुधी? पर ये सब गलत है। होगा, पर आज को मुझसे मिलने क्यों आए? आज भी मुझसे पैसे ही मांगने आए। लेकिन तुम मोदी की मौत पर बहुत जोर देते थे। केवल वही बातें करते थे, फिर पैसे मांगते थे। पर अब केवल पैसे ही मांगते हो। क्या तुम्हारे पैसे मेरे नहीं? मुझे क्या लगता है सुधी कि मोदी पैसों का हिसाब नहीं रखता। जब भी तुम्हें पैसे देती हूँ तो झूठ कहती हूँ। आज ये कपड़ा खरीदा, कल वो सामान खरीदा, आज इसको उधर चंदा दिया, आज उधर उसको उधार दिया। जब भी मैं मोदी को हिसाब देती हूँ तो वो मेरी ओर धर्म भरी नजरों से देखते हैं। पैसे वालों की औरत खर्च नहीं करेगी तो कौन करेगा? पैसे वाले की औरत भले हो सकती, पर पैसे वाले की लड़की कभी नहीं थी। जब भी मैं मोदी को हिसाब देती हूँ कि मैं 4000 की साड़ी खरीदी तो उसकी नजरें कहती है कभी देखी नहीं थी इतनी महंगी साड़ी, इसीलिए इतनी हाई हाई है। इसका मतलब तुम मुझे पराया समझने लगी हो। मेरे लिए छोटे छोटे झूठ बोलने से तुम्हें तकलीफ होती है। हाँ, होती है, क्योंकि हर झूठ अपनी कीमत मांगती है और हर झूठ के साथ हम अपने ही निगाह में छोटे होते जाते हैं। और मेरा कोई झूठ चलता भी नहीं है, उसे बचाने की कला नहीं है मुझ में। और अब शायद जरूरत भी नहीं। खड़े क्यों? निकल जाओ मेरे घर से। जाते क्यों नहीं? आया वो आया तुम तो जानती ही हो मैंने अपने नए कमरे का पिछले 4 महीनों से किराया तक नहीं कटाया और भी बहुत सारे बिल पेश आया। प्लीज आखिरी बार मैं तुमसे पूछा, प्लीज आया आपसे नहीं मांगूंगा, प्लीज। भागोगे तो मेरी
फांसी से। छाया, मैं नहीं जानता तुझे सुनकर कैसा लगेगा। जानती हो लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम सोच रही हो कि ये मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं छाया, विवशता। ये मन की विवशता। देखते ही मुझे उसकी याद हो बिल्कुल वैसी वही आंखें, वही रूप, वही सब कुछ। किसी ने मेरी घावों की पपड़ी को एकदम से नोच दिया हो। खुल गया अचानक 15 साल पुराने हो। छाया, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं। सच कहूं, तुम्हें नौकरी में लगने से पहले मैंने 100 बार सोचा कि तुम्हें रखूं या ना रखूं। नहीं लगता तो बात आगे नहीं। समय की धूल चढ़ती जाती, शर्तें धुंधली पड़ जाती। और मैंने रख दिया। सब जानते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं। 2 दौरे भी आ चुके हैं मुझे। और ऐसे हालत में अरे डॉक्टर ने तो मुझे दफ्तर आने से भी मना किया है। और आता तुम्हें देख चुपते जहाज से तो चूहे भी बताते हैं। और ऐसे में तुमसे ये सब कहना तो क्रूरता है। क्रूरता। जाओ तो सोचो। हाँ, बुरा लगा हो बिहार में नौकरी मत सुदीप, हाँ बोलो छाया। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? आखिर हुआ क्या? कुछ अब बस मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे भी नहीं बताओ। क्या मैं इस लायक नहीं था? नहीं सुदीप, तुम पराए ना हो जाओ, इसीलिए तो मैंने ये फैसला लिया है। इसका मतलब मोदी तुमसे? हाँ, वरना कल को मैं अपने बॉस का मुकाबला कैसे करूँगी? वो कल मुझसे फिर पूछेगा, इसे क्या जवाब दूंगी मैं? हाँ कह नहीं सकती और ना भी तो नहीं कह पाऊंगी। हाँ कहती हूँ तो टूट जाएगा सुदीप। ना कहती हूँ तो तुम्हें खोती। पर इस बात का डर था मुझे, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम सच में नौकरी छोड़ दो? तो और क्या करूँ? यानी सब रास्ते खत्म हो गए और अब यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जिसे षड्यंत्र का रास्ता है। सुदीप, हाँ छाया, जरा सोचो, हम एक बूंद खून जला कर भी एक छोटा सा घरौंदा को नहीं बना, जबकि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचा करता है। और तो हम, यानी तुम भी? हाँ मैं छाया, अगर हम फिर से शुरू करते हैं तो 10 साल और इसी में कुछ हो गया तो कई साल और। आखिर जब दूर रहना ही हमारी नियति है, मैं सोचता हूं कि हम भी उसी रास्ते पर क्यों ना चलें, जैसे शॉर्टकट है। अच्छा, मैं तुम्हें मकान नहीं बना सकता, लेकिन मोदी तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो। बस
हाँ कहने के लिए। ये सब तुम कह रहे हो सुदीप? ये जानते हुए भी कि मोदी किसी भी समय मर सकता है। और इस सत्य को जानने के बाद भी वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या ये झूठा नहीं है छाया? कभी सोचा है उसने किसी करोड़पति की जवान लड़की तुम्हारी तरह दिखाई देती तो क्या वो इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की हिम्मत कर सकता था? नहीं। उसने तुम्हारे सामने प्रस्ताव इसीलिए रखा क्योंकि तुम गरीब हो। और क्या ये साजिश नहीं छाया? जिस प्रकार हम एक घर का इंतजार कर सकते हैं क्या उसकी मौत का इंतजार नहीं कर सकते? साजिश को साजिश सही मानते नहीं। मेरा सवाल है, मैं जानता हूँ छाया मेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। और अगर मेरे को इतना विश्वास ना होता छाया तो मैं इस प्रकार का बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था जिसमें मेरा सब कुछ खो जाने का डर था। लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती सुदीप। और ये पाप है। बस यही एक रास्ता है साहब। चलो मोदी से हाँ कह दो। अरे मैं कह रहा हूँ छाया मोदी से हाँ कह दो। हमारे सपने के लिए छाया तुम्हारे सपने के लिए। चलो मोदी से हाँ कह दो प्लीज। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी। मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना नहीं है। छाया, छाया, क्या हो गया तुम्हें? आराम से रहो। जरूर तुमने कुछ टेंशन खा लिया होगा। कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। अरे मैं क्या नहीं समझूंगा? रुको बेटा। क्या क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझूंगा। इसका मतलब तुमने मुझसे छिपा कर रखा था। क्या? अरे यही उल्टी का भेद। मुझे क्या मालूम था? जब मैं बनने वाला हूँ बाप, अरे बाप रे बाप, यानी जूनियर मोदी। अरे मेरे डॉक्टर से तो मिलने थे तो। अरे डॉक्टर क्या कर बताएगी? वही जो उल्टी बता रही है। चाय होगी? तुम चाहे तो बड़ी बात, तुम आराम से बैठो। आराम से लेने की बारी अब तुम्हारी है। और आजाद होने की तुम्हारी। याद रखना कोई छूट नहीं मिलने वाली, चाहे बाप बन जाओ या बाप के पास। अच्छा यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना अच्छा दिन मेरे जीवन में कभी आएगा। अरे कहाँ तुम्हें मौत के इतने करीब पहुंच गया था और कहाँ तुमने मुझे जीवन के इतने गहरे विश्वास पर जोड़ दिया। जगदीश्वर ने कहा था कि ये वर्ष मेरे लिए सबसे खराब है। देखो यही वर्ष मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। मुझे दफ्तर से भी दूर रखा कि कारोबार में फायदा ही होता है। कितना विश्वसनीय है मेरे लिए। फिर वही आज सरला की बहुत याद आ रही होगी ना? नहीं, अब उसकी याद बिल्कुल नहीं आई। पहले ऐसा लगता था कि तुम उसके व्यक्तित्व में समा जाओ, पर अब ऐसा लगता है कि वही तुम्हारे व्यक्तित्व में समा गई है। तो सरला कभी कोई गलती नहीं करती थी क्या? करती थी ना। कौन सी गलती? वो सारी जिंदगी सिर्फ एक गलती। क्या? अरे यही कि वो मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती। इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती और मेरे जीवन का हर एक क्षण इसलिए तो उसके मरने के बाद सब इतना प्यार करने
क्या हो जाएगा। तुम्हारी दिक्कत आ थी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। छाया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। दूसरों को बंधन लगाते समय तो खुद जलाल बन जाती है, लेकिन खुद पर मुझ पे बरसने की बात ऑफिस से सोच कर ही आए थे। छाया, तुम तो जानती हो कि मेरा जीवन कितना अनिश्चित है और हर समय एक अनिश्चितता की तलवार मुझ पर लटकी है। इतना कमजोर हो गया है कि पहले बुराई सोचता। मैं बाहर ही तो गई थी ना, तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई थी। मुझे छोड़कर तुम जा भी नहीं सकती। और तुम? मैं, अरे तुम्हें छोड़ने के ख्याल से ही मेरी मौत हो गई। फिर मैं अच्छा सुनो, किसे पढ़ो? चलो ठीक है। इसकी क्या जरूरत थी? इसे फाड़ कर फेंक दो। अरे इसमें ऐसा क्या है जो तुम इतना भड़क रही हो? पर इसकी जरूरत क्या थी? छाया, ये एक वसीयत, और वसीयत करना केवल एक फॉर्मेलिटी है। अरे ये तो मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए। तुम नहा के पाओगे। तुमने कहीं किसी भीतरी घर के कारण तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। छाया, तुमने मुंह की इतनी दिल को जीवन में बांध दी है कि अब मृत्यु का ख्याल करना नहीं आता। अच्छा, मैं कुछ और आता हूँ, ठीक है? सुनो, हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी। आप पूछो ना। पूरा तो नहीं मालूम। अरे नहीं। तुमने किसी क्लर्क को नौकरी से निकाल दिया है ना? हाँ, सुदीप को। अरे वही जो तुम्हारे साथ बैठ कर ओवर टाइम किया करता था। क्या उसे निकालना जरूरी था? छाया, आखिर दफ्तर का एक डिसिप्लिन होता और इंसान के सहन शक्ति की सीमा है। और ये दफ्तर को गुंडागर्दी करने की जगह तो है नहीं। उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? बदतमीजी? एक तो वो ऑफिस नहीं आता और आता भी था तो शराब पीकर चला आता। ठीक है भाई, पियो, लेकिन तमीज में रहो। क्या उसे एक और मौका नहीं दिया जा सकता? लेकिन तुम उसके लिए इतना भावुक क्यों हो रही? अरे नहीं, माँ कहती थी कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमें सबकी दुआओं की जरूरत है। और क्या ही कर सकते, एक आदमी दुख ही पड़ा रहे, कभी किस काम किया नहीं। लेकिन छाया, मैं अपने फैसले इस तरह से नहीं बदलता। उसे अपने हाथ में कहीं और रखवा दे, चलेगा? चलेगा। चलो तुम्हारे दफ्तर के काम में बिल्कुल रखा नहीं। लेकिन हाँ, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो डर था, मेरा कहना मानोगे भी या अरे भाई, जिसकी पहचान खुद बॉस की पत्नी से हो, उसका भला कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? हाँ, तीसरी बात। अच्छा सुनो, हाँ हाँ वो सब तो तय कर दिया है। एक आदमी भेज रहा हूँ, उसे अपने यहाँ काम पर रखना है। हाँ, चाहो तो वैसे ही आदमी मेरे यहाँ भेज दो, मैं उसे अपने यहाँ रखूँ। थैंक यू वेरी मच। अब तो खुश हो? चलो अब फ्रेश हो।
कसर नहीं छाया। तुमने तो मुझसे प्यार करने में कभी कोई कसर नहीं है। हाँ, पर तुमने अपने मूल्यों को भी कभी नहीं छोड़ा छाया। ममता और ये नैतिकता को लगातार तुम्हारे सामने ढोंग करता रहा। तुम अपनी जगह से नहीं, और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता था तुम पर। आज उसी बात के लिए इज्जत हो रही है तुम्हारी। कहीं तो एक खुशी है तुम्हारे जीवन में छाया। मोदी तुम्हें चाहता था और तुमने अच्छी हुआ ही कोई भी तुम्हें चाहेगा छाया। जब मोदी ने तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसी समय मुझे उससे लड़ना था, उसे लड़काना था। नहीं, उस समय तो मैंने उसका समर्थन किया। पुरुषार्थ के बदले षड्यंत्र का सहारा लेने की कोशिश की मैंने। आज सोचता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरे में घृणा पैदा हो जाती। मानसिक नपुंसकता का दिल मिलना ही चाहिए मुझे, और मिला भी। तुमसे ये उम्मीद करना गलत बताया। मोदी को मौत के मुंह में किए, उसका प्यार, उसका सहवास, और सबसे बड़ी बात, मूल्यों पर टिके रहने की तुम्हारी आदत। तुमने तो डूबते हुए जहाज से प्यार किया छाया, जिसके जीवन का हर एक पल मृत्यु के कदम नाम रहा। तुमने उस पर अपनी जान में छावर कर दी। तुम्हारे गर्भ में उसका शिशु, दोनों के प्यार की रचना, और अपनी रचनाओं को कौन नष्ट कर सकता है छाया? तो तुमसे ये उम्मीद करना बड़ा गलत है। मोदी को बहुत मुझे समझ में आ गया है कि जिन प्रश्नों पर आमने सामने आकर लड़ना जरूरी है, बात करना जरूरी है, उनके फैसले सड़कों पर किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत साजिश से नहीं सुलझाया जा सकता छाया। और तुम निश्चित रहो, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा छाया। मैं लड़ूंगा संघर्ष का राजमार्ग अपना कर मैं लड़ूंगा। कहाँ जा रही हो? इस प्रश्न में अर्थ है अब। तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। शायद तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने आज तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। चलो भीतर, मैंने कहा चलो भीतर, चलो भीतर, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। बस यही अधिकार चाहिए था, यही प्यार चाहिए था। तुम्हारे मन पर, शरीर पर यही अधिकार चाहिए।
बहुत बढ़िया। बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति रही। दिव्यानी कुमारी, जोरदार तालियां दिव्यानी के लिए। सुदीप के रूप में थे आकाश कुमार झा, मोदी के रूप में दिवाकर कुमार चौधरी। नाटक घराना का निर्देशन किया था शिवराज सागर जी ने। जो मंच पर आपके सामने में प्रकाश व्यवस्था इमाम शेख और प्रकाश केसरी, प्रकाश व्यवस्था इमाम शेख और प्रकाश केसरी, संगीत गजेंद्र कुमार और प्रज्ञा सिंह, मंच सज्जा पूजा सागर और विकास कुमार, जोरदार तालियां रूप सज्जा प्रीति सागर। बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों को बयां करता ये नाटक झारखंड सांस्कृतिक मंच जमशेदपुर की प्रस्तुति थी। लेखक शंकर शेष। थैंक यू, धन्यवाद। मैं नाटक से पहले दो शब्द कहते वक्त मैंने जो कहा था थोड़ा मर्माहत था, इसलिए मैंने कह दिया था, उसके लिए क्षमा करती हूँ। क्यों बताऊँ, ये घर पूरा सेट लेके आया, सीढ़ियाँ होती, ये दृश्य कुछ घर होते ऊपर में, वो पूरा एक घर का अलग से लुक वो जो दिखना वो उस नाटक को और भी बल देता है। खैर, आप लोगों ने सराहा, आपकी तालियां बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो। और आज ही नाट्य उत्सव की हमारी अगली प्रस्तुति होगी हरिश्चंद्र का पुनर्जन्म। लेकिन थोड़ी सी मंच सच्चाई कलाकारों के लिए और ऐसी भावपूर्ण बहुत सशक्त सी प्रस्तुति आपके बीच आए, उसके लिए थोड़ी तैयारियां बहुत ज़रूरी है। इस बीच मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस 2 दिवसीय नाटक उत्सव में कल की शाम हमारे बीच 2 नाटक आएंगे। दीपक लोहार द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक गोहा एक चित्रा, और इसके साथ ही एक और नाटक की प्रस्तुति हम लेकर आपके बीच आएंगे। सैकल चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक आप कौन चीज के डायरेक्टर हैं जी, कल शाम 5 बजे। लेकिन आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद ऐसी सशक्त सी अभिव्यक्ति को लेकर अपनी बातों को रखने के लिए कलाकार हमारे बीच आ रहे हैं। अगला नाटक हरिश्चंद्र का पुनर्जन्म।